को हर रंग में रंगने की सोच रखते हैं। और ऐसे ही एमसीएल के सलाहकार, रचनाकार और शिल्पकार को मैं बुलाना चाहूँगी। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलव फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, 2 साल में, पिछले कोविड में हमने देखा, कोरोना में हमने देखा कि ऑलमोस्ट दुनिया के सभी जो बिजनेस सेक्टर्स है वो सभी बुरी तरह से अफेक्ट हुए। उनका रेवेन्यू, उनका प्रॉफिट पूरी तरह से अफेक्ट होके निगेटिव यानी घाटे में चला गया। कितनी सारी बड़ी कंपनियां, उनका इस 2 साल में कोई बिजनेस नहीं हुआ। सिर्फ एक यानी मेडिकल हमने एक सेक्टर छोड़ा, तो कोई भी ऐसा सेक्टर इंटरनेशनली नेशनल नहीं है कि जो इससे बाहर था। कोरोना के वजह से सभी के बिजनेस पे बहुत ही भारी निगेटिव ऐसा प्रभाव हुआ। हमारे देश की अगर बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको तो बहुत बड़ा झटका तो लगा ही, लेकिन सोचिए ये छोटे छोटे जो बिजनेसमैन थे, जो एंटरप्रेन्योर थे, जो उद्योजक थे, उनका सबसे बुरा हाल हुआ। हमारे यहाँ एक प्रथा है, हमारे यहाँ एक कल्चर है कि हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं ना, तो हम लोग बिजनेस करते हैं लोन के साथ। बस लोन लेते हैं और लोन के ईएमआई के बेसिस पे हम लोग अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक बार आपने किसी बैंक का लोन लिया, कर्जा लिया, तो उसका मीटर चालू होता है। बैंक का ईएमआई, वो मीटर, वो सिस्टम ये नहीं देखता कि आपका दुकान खुला है या बंद है, आप बीमार हो या तंदुरुस्त हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस बंद है, ये कुछ नहीं होता। लेकिन वो जो मीटर है, वो जो ईएमआई है, वो चलता रहता है। कोई भी ऐसी बैंक नहीं है कि जिसने इस कोविड के पूरे पीरियड में अपनी ईएमआई माफ कर दी है। दोस्तों, ये भी ऐसा ही हमारे यहाँ भारत में बहुत सारे उद्योजकों के साथ हुआ। हमारे यहाँ कोविड के बाद जब दुकानें खुली या जब बिजनेस चालू हुए, ऑलमोस्ट मिनिमम 30% होटल्स तो दोबारा खुले ही नहीं। कितने सारे ऐसे जो बिजनेसेस ईएमआई के ऊपर या चल रहे थे, उन्होंने चालू किया था, वो बिजनेस पूरी तरह से बंद हो गए। और वो सभी उद्योजक, वो सभी एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस चला रहे थे, वो या तो आज किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, नहीं तो नौकरी की तलाश में है। और फिर सभी लोग वही बोलते हैं कि यार नौकरी अच्छी है हमेशा। दोस्तों, हमें एमसीएल में ये जो चीज है, ये जो प्रथा है, ये जो सोच है, इसको बदलना है। हम इस तरह बिजनेस का निर्माण करना चाहते हैं कि जिस बिजनेस में कोई भी लोन ही ना, कोई भी कर्जा ना हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े, बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस घाटे में या बिजनेस संकट में आते हैं इस लोन की वजह से, इस कर्जे की वजह से। तो हम लोग कोई भी कर्जा नहीं करना चाहते, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहते जिसके ऊपर कर्जा हो। चाहे वो हमारा बायोफ्यूल स्टेट का या स्टार्टअप का बिजनेस हो, हमारा ग्राम पंचायत लेवल का एमवीपी हो, या इवन हमारा किसान के ऊपर भी कोई लोन, कोई कर्जा हम लोग रखना नहीं चाहते। और ऐसे ही बिजनेस का निर्माण हम लोग करने वाले। तो चलिए फिर से आते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर कि इस सेक्टर में, हम इस पूरे 2 साल में जब पूरी तरह से निगेटिविटी थी, सब बिजनेसेस बहुत नीचे जा रहे थे, एक सेक्टर था जो सेक्टर हमारे भारत की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा था। एक सेक्टर था जो भारत की जीडीपी को संभाल रहा था। वो एक सेक्टर है जिसने करोड़ों लोगों की जो रोजी रोटी है वो संभाल के रखी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, लोगों को खाना दिया। वो एक सेक्टर है जिसने भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया, और वो सेक्टर है एग्रीकल्चर। दोस्तों, कोरोना के इस 2 साल में अगर कोई भी सेक्टर, अगर किसी ने पॉजिटिव ग्रोथ की होगी या किसी की उन्नति हुई होगी, तो एक ही है, वो है एग्रीकल्चर। दोस्तों, इस एग्रीकल्चर में अगर डायरेक्टली पॉजिटिव ग्रोथ हम लोग करें तो 3.9% इतनी ग्रोथ थी पिछले साल। लेकिन जो हमारे देश की जीडीपी की ग्रोथ है 9.2%, वो पूरी यानी 100% एग्रीकल्चर की वजह से हुई, ऐसा कहा जाता है, ऐसे रिपोर्ट्स है। बिकॉज एग्रीकल्चर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली भी कई सारे काम करती है। दोस्तों, ये पहली बार ऐसे हुआ, बहुत साल के बाद
कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ये 20% से ज्यादा बढ़ा। हम लोग किस साल से देख रहे हैं कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 15, 16, 17% था, लेकिन वो 20% के आगे गया इस कोरोना में। लेकिन मुझे तो लगता है कोरोना ने हमें अपनी असली पहचान दिखाई। मुझे लगता है कि कोरोना ने हमें हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ताकत क्या है उसका फिर से एक बार एहसास कराया। क्योंकि ये वही एग्रीकल्चर है ना, वही खेती है, खेती बाड़ी है कि जिसकी वजह से पूरे इतिहास में 90% ऑफ द टाइम हम दुनिया की महासत्ता थे, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे दुनिया की। अगर हम लोग दुनिया की 30% जीडीपी अगर हम लोग कंट्रोल कर रहे थे तो इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर ही है कि जिसकी वजह से हम लोग इतना काम कर रहे थे। और यहां तक कि जब हमें आजादी मिली तब भी हमारे जीडीपी में इस एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था वो 55% से ज्यादा था। तो कोरोना ने सिर्फ दिखा दिया कि यही वो एग्रीकल्चर है जो आपका मूलभूत आपकी ताकत है। और इसकी वजह से फिर ये इकोनॉमी, ये जीडीपी में उछाल आई। दोस्तों, रिपोर्ट में हमारा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में भी आज भी कहा है कि आज भी 58% लोग डायरेक्टली उनके रोजी रोटी के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए इस एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि ये डायरेक्ट है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर दोनों हम लोग पकड़े तो ऑलमोस्ट 65%, 70% लोग आज भी हमारे देश में एग्रीकल्चर, इस कृषि व्यवस्था के ऊपर डिपेंडेंट है। दोस्तों, इस एग्रीकल्चर की कई सारी शाखाएं, ये इतना इंपॉर्टेंट जो हमारा सेक्टर है, यानी इसमें हम लोग जो खेती करते हैं, धान की खेती वो है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है और कई तरह के पालन, कई तरह के ब्रांचेस है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम ऐसा एक डिपार्टमेंट है या ब्रांच है जिसका नाम है हॉर्टिकल्चर। अभी हॉर्टिकल्चर इस पूरे एग्रीकल्चर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन वो इन सभी चीजों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा हिस्सा है। अगर हम लोग प्योर इकोनॉमी की बात करें, प्योर बिजनेस की बात करें, तो सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है? तो देखिए दोस्तों, इस हॉर्टिकल्चर के अंदर पूरी जितनी भी खेती हमारी है, जितनी जमीन के ऊपर खेती होती है, उसका सिर्फ 8.5, 8.5% इतना ही जगह है कि जिसके ऊपर हम ये हॉर्टिकल्चर करते हैं। ओके, लेकिन इनकम कितना मिलता है इससे? तो 30%। तो पूरे एग्रीकल्चर से हमें जितना इनकम मिलता है तो उसका 30% इनकम हमें इस हॉर्टिकल्चर की वजह से होता है। तो चलिए इस हॉर्टिकल्चर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हॉर्टिकल्चर यानी क्या। अगर आप इसका शब्दशः अर्थ या आप डिक्शनरी मीनिंग या ऐसा कुछ मीनिंग लेंगे तो उसका अर्थ यह है उद्यान विद्या, यानी उद्यान विद्या या जो बगीचे में करते हैं हम लोग खेती, वो। क्योंकि जिस वर्ड से इसकी शुरुआत हुई, हॉर्टस और कल्चर, तो हॉर्टस यानी गार्डन और कल्चर यानी कल्टीवेशन। तो बगीचे में जो आप खेती करते हैं उसको हॉर्टिकल्चर हम लोग कहेंगे। ऐसा इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ है। लेकिन दोस्तों, ऑफ कोर्स आज के तारीख में हॉर्टिकल्चर इस शब्द का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, जो विस्तार है, वो बहुत 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 बड़ा है। हॉर्टिकल्चर एक आर्ट है, हॉर्टिकल्चर एक साइंस है, हॉर्टिकल्चर एक बिजनेस सेक्टर है, एमबीए है। किसका? तो ये आर्ट, साइंस, बिजनेस, हमारे फूल, फल, सब्जियां, इन सभी चीजों का जो हम लोग काम करते हैं, आई मीन उगाने से लेके उसके बिजनेस करने तक, ये पूरी सभी चीजें इस हॉर्टिकल्चर में आती है। और इस हॉर्टिकल्चर की भी, जैसे हमने देखा कि कई सारे ब्रांचेस है, इसका इतनी तरह से वर्गीकरण हो सकता है कि मुझे सिर्फ इसके वर्गीकरण के लिए एक अलग से सेमिनार लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट या ग्रॉस चीजें जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसका पहला जो इसका प्रकार है या पहली जो इसकी शाखा है, उसे हम लोग कहते हैं ओलेरीकल्चर। अभी ओलेरीकल्चर यानी सब्जियों का सब कुछ, यानी सब्जी को उगाना, सब्जियों की पढ़ाई करना, स्टडी करना, उसको मार्केट में बेचना, ये सब कुछ। दूसरा है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी यानी फ्रूट्स और नट्स, सभी तरह के जो हमारे फूल है,
उसके बारे में जो शाखा पढ़ाई करते हैं, जो शाखा इसके बारे में खेतीबाड़ी करती है, बिजनेस करती है, वो है पोमोलॉजी। तीसरी है ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर, यानी हॉर्टिकल्चर की ऐसी शाखा जो जो सजाने में, जो सजावट, अलंकारिक ऐसी चीजों में काम करती है, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। अभी इसके भी दो प्रकार है, एक है लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर। अभी लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर है क्या, यानी वो शाखा, जो शाखा आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यानी 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 रास्तों से भी लेके, रास्ते हो सकते हैं, आपकी बिल्डिंग हो सकते हैं, आपके बिल्डिंग के आजू बाजू का एरिया हो सकता है, इन सभी चीजों को खूबसूरत बनाना अपने पौधों से, अपने पेड़ से, इसको हम लोग कहेंगे लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर। और दूसरी इसकी शाखा है, वो है फ्लावर फार्मिंग, फ्लोरिकल्चर, यानी फूलों की खेती इसमें आती है। दोस्तों इसके अलावा एक नेक्स्ट जो है वो है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर यानी आपके यहाँ जो पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है, इसका कैसे ख्याल रख सकते हैं हम लोग, उसके बारे में ये शाखा हमें बताती है। दोस्तों लेकिन इस हॉर्टिकल्चर का जितना भी इनकम है, ये पूरे एग्रीकल्चर में हमने देखा कि 30% से ज्यादा इनकम इस हॉर्टिकल्चर से आता है, लेकिन जितना भी इनकम हॉर्टिकल्चर से आता है वो 90% इनकम आता है सिर्फ दो चीजों से, वो है फल और सब्जियां। अभी इस हॉर्टिकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे देश में 7 लाख से भी ज्यादा लोग डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ हॉर्टिकल्चर करते हैं। लेकिन हॉर्टिकल्चर एक ऐसी शाखा है कि जो फूड प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा है, यानी नॉर्मल जो हम लोग धान की खेती करते हैं उसके कंपैरिजन में इसके ऊपर बहुत सारे उद्योग है। तो अगर इनडायरेक्टली हम लोग देखेंगे तो कई सारे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। दूसरी, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, यानी पर हेक्टर, 1 हेक्टर में अगर आप धान की खेती करोगे तो 2.5 टन इतना आपको माल मिलेगा, माल तैयार करोगे। लेकिन 1 हेक्टर अगर आप हॉर्टिकल्चर करोगे तो 12.5 टन इतना माल तैयार होता है, जिसे हम लोग बेच पाते हैं। और एक क्लाइमेट रेजिस्टेंट, अभी हम लोग देखते हैं कि इस मौसम का बहुत कम ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मौसम में कितने सारे बदलाव अभी आ रहे हैं, और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो ये बदलाव बहुत ही ज्यादा तेज हुए हैं, तीव्र हुए। तो दोस्तों ऐसे सब बदलाव में अगर कोई वनस्पति, अगर कोई पौधे, अगर कोई खेती डट के उसका मुकाबला करती वहां रहती है तो वो है हॉर्टिकल्चर। इस हॉर्टिकल्चर के इसमें अगर आप बाकी की खेती की तुलना करोगे तो इसमें कम पानी लगता है, कम इनपुट्स लगता है, इसलिए इस खेती ये हमेशा चलती रहती है और उसकी फेलियर की चांसेस बहुत कम होते हैं। और एक ही जगह पे जो आपकी खेती है ना, उसमें आप कई अलग अलग चीजें कर सकते हो हॉर्टिकल्चर, यानी अलग अलग सब्जियां तैयार कर सकते हो, अलग फूल तैयार कर सकते हो, ये सब हॉर्टिकल्चर में हो सकता है, लेकिन वो मोनोकल्चर में नहीं होता। और दूसरा, आपकी जमीन कैसे भी हो, जब भी हम लोग धान की खेती के बारे में सोचते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि जमीन लेवल होनी चाहिए, तब जाके हम लोग उसकी खेती बराबर से कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ पहाड़ है, ऊपर नीचे है, या जमीन ऐसी है जहां कुछ ज्यादा बाकी का उगता नहीं है, इनपुट्स कम है, कोई भी जमीन हो, बंजर जमीन हो, ऐसे कई सारे बंजर जमीनों में, कई सारे पहाड़ी इलाकों में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से ये हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं। मिनिमम इनपुट्स, जो भी इनपुट्स हमारे नॉर्मल रेगुलर खेती में लगते हैं उससे कम कम और बहुत ही कम इनपुट्स इसमें लगते हैं। ये जो हॉर्टिकल्चर है, ये जो फल और सब्जियां है, ये हमारे सेहत के लिए जो अत्यावश्यक मूल द्रव्य है, मिनरल्स है, विटामिन है, इसका बहुत अच्छा सोर्स है। और अगर बिजनेस की बात करें, इनकम की बात करें, तो ये बेहतर इनकम देता है। धान की जो खेती है उससे बेहतर इनकम हमें हॉर्टिकल्चर में मिलता है। तो जैसा मैंने कहा कि ये जो भी अपने देश को एग्रीकल्चर से इनकम आता है, 30% से ज्यादा इनकम इस हॉर्टिकल्चर से आता है। और जितना भी हम लोग एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, उस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में 37%, नियरिंग ऑलमोस्ट कभी भी 40% इतना जो माल हम लोग बाहर बेचते हैं वो इस हॉर्टिकल्चर का है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, दोस्तों भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है। मैं हमेशा बोलता हूं कि बहुत सारी कंपनियां, अगर मार्केट की बात करें तो दुनिया में भारत का तीसरा नंबर परचेसिंग पावर पैरिटी में। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी में जो प्रोडक्ट्स है, उस प्रोडक्ट पे अगर फूड प्रोडक्ट्स आप देखोगे तो उसके लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये एक बहुत बड़ा सेक्टर हमारे देश में है। लगभग जितना भी इंडस्ट्रियल आउटपुट है
उसमें से 14% जो आउटपुट है वो इस फूड प्रोसेसिंग की वजह से आता है, और पूरे नेशनल जीडीपी है उसको 6.3% ये देता है, और ये भी मैक्सिमम आता है हॉर्टिकल्चर से। तो दोस्तों, अगर इस हॉर्टिकल्चर की मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताऊं कि दुनिया में हमारा रैंक क्या है, तो दुनिया में दूसरे स्थान पे हम लोग, सबसे ज्यादा सब्जियां और सबसे ज्यादा फल तैयार करने में। और यहां भी इसी भी सेक्टर में नंबर 1 पे कौन है, तो चाइना है। लेकिन कई सारे ऐसे फल है जो भारत के अलावा कहीं ज्यादा मिलते भी नहीं, और कई सारे फलों में भारत दुनिया में, विश्व में नंबर 1 है। जैसे हमारे आम है, पपाया है, काजू है, केला है या आलू है, और कई सारी चीजें कि जिसमें भारत नंबर 1 है। जो एरिया है भारत का हॉर्टिकल्चर के अंदर, वो लगभग 27.5 मिलियन हेक्टर, यानी 2,75,00,000 हेक्टर इतना एरिया हमारे हॉर्टिकल्चर में भारत में। लेकिन चाइना में यही बात करेंगे तो चाइना में सिर्फ ऑलमोस्ट 13 मिलियन हेक्टर, यानी यहां भी अगर आप देखोगे तो चाइना के मुकाबले डबल एरिया भारत का है। डबल एरिया भारत का है, लेकिन उत्पादकता उससे कम है। तो जैसे भी हर सेक्टर में, तो जैसे हमने देखा कि हर सेक्टर में, हर एग्रीकल्चर की किसी कमोडिटी में, प्रोडक्ट्स में भारत की प्रोडक्टिविटी दुनिया में बहुत कम है। तो यहां भी वो हाल है। लेकिन इस फल का और इस सब्जियों का हमारी सेहत के लिए बहुत 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 ज्यादा महत्व है। यानी ये सभी जो फल है ना, ये हमारे जो अत्यावश्यक ऐसे मूलद्रव्य होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है। विटामिन होते हैं, फाइबर्स होते हैं, इसके लिए जरूरी है। सब्जियां जो हमारी है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड हेल्थ के लिए जरूरी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए जरूरी है। आजकल क्या फायदा, मैं आपको बोलता हूँ। आजकल ऐसा सबको लगता है कि बस ये, इसकी कोई जरूरत नहीं है, एक आप कैप्सूल खाओ, एक मल्टीविटामिन की कैप्सूल खाई तो सब कुछ आपको मिलता है, सभी विटामिन मिलेंगे, सब मिनरल्स मिलेंगे, वो सब मिलेगा। दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं। वो जो केमिकल्स आप खाते हो, जिसका ये सब कहते कि इतना सब कुछ है, उसके बजाय अगर आप बैलेंस डाइट करोगे, अगर आपके आहार में आपके सब्जियां ठीक होगी, अच्छी होगी, फ्रूट्स अच्छे होंगे, तो आपको इतना सारा, इतना नेचुरल सब कुछ मिलेगा, आपको किसी भी केमिकल्स को छूने की भी जरूरत नहीं। और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आज लोग जो केमिकल के ऊपर काम कर रहे हैं, दवाई के ऊपर काम कर रहे हैं, वो सब छोड़िए आप। ये इस अच्छे आहार, अच्छे डाइट के ऊपर अगर हम लोग काम करें तो ये सभी चीजें हमें वैसे मिलेगी। और सिर्फ ऐसा नहीं काम करेगी, लेकिन हमें अपनी पूरी जो इम्यूनिटी हमें अंदर से बढ़ाएगी। देखो आज के तारीख में जिस तरह से ये बीमारियां आ रही, ये कोरोना, कितने सारे वायरल बीमारियां, हर रोज नए वायरल बीमारियां आ रही, और इसके लिए निपटने के लिए जो पर्याप्त शक्ति चाहिए वो हमारे बदन में है, वो इम्यूनिटी हमारे अंदर है, कुदरत ने तैयार की है। लेकिन उसको, वो इम्यूनिटी को जगाने के लिए जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट चाहिए वो आपको केमिकल से नहीं मिलेंगे। उसके लिए ये फल और सब्जियां ही खानी पड़ेगी। दोस्तों कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हम लोग इस अच्छे फल और इस सब्जी के साथ हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी हार्ट के लिए कितना एंटीऑक्सीडेंट आप कहते हैं, लेकिन सादा सिंपल अपना प्याज और हरी मिर्च, इसमें इतना एंटीऑक्सीडेंट होता है कि जो हार्ट को अपनी बीमारी से दूर करता है। और कई सारी चीजें, यानी हमारे यहाँ अगर आप देखोगे तो बचपन से अगर आपको कुछ खांसी हो रही है तो आपको दूध में हल्दी मिला के देते हैं। कई जगह हम लोग तुलसी का उपयोग करते हैं। कई सारी ऐसी चीज है, और इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, लिख के नहीं रखा, उसके ऊपर संशोधन नहीं किया, या किसी ने किया होगा तो ये ब्रिटिश लोगों ने या बाकी जो कुछ वो पूरा जला के खाक कर दिया है। दोस्तों ऐसा कहता है कि हमारा जो पर कैपिटा कंजम्पशन है, यानी हम लोग प्रति व्यक्ति जितने हम लोगों ने फल खाने चाहिए और जितनी सब्जी खानी चाहिए, वो दोनों मिला के वो 400 ग्राम होनी चाहिए। यानी प्रति व्यक्ति 400 ग्राम फल और सब्जियां हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में ये जो अवेलेबिलिटी है, ये जो उपलब्धता है, वो सिर्फ 300 ग्राम है। लेकिन दोस्तों अभी ये जो रिकमेंडेशन है 400 ग्राम का, 400 ग्राम होनी चाहिए, लेकिन है 300 ग्राम।
लेकिन ये जो रिकमेंडेशन है ये WHO का भी है, हमारे ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च उनका भी है। लेकिन ये कैसे है, ये 300 ग्राम भी जो हम लोग बोलते हैं ना कि अवेलेबल है, वो भी अनइवन है, एवरेज है, एवरेज। सच्चाई में आपको बोलता हूं कि सच्चाई ये है कि 35 करोड़ लोग हमारे देश में ये जो माल न्यूट्रिशन है, इस माल न्यूट्रिशन की वजह से और कई सारे माल न्यूट्रिशन की कई सारी ऐसी बीमारियां चालू होती है और इससे अफेक्टेड है। इनको ये जो 300 ग्राम भी नहीं मिलता, बहुत मिलता ही नहीं, ऐसी परिस्थिति है। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे ग्रामीण इलाकों में ये कम है, शहरी भागों में शायद मिल सकता है, लेकिन ग्रामीण में नहीं, उल्टा होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है। तो फिर हमें ये सप्लाई साइड जो है, तो हमें सप्लाई साइड में आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा यह है, हमारा नुकसान। जितने भी फल और जितनी भी सब्जियां हम लोग उगाते हैं ना, बहुत बड़ा नुकसान करते हैं हम लोग, बहुत बड़ा नुकसान होता है हमारे किसानों का। यानी नुकसानों में नंबर 1 है हम। यानी जितनी भी प्रोडक्टिविटी है ना, उससे जितना नुकसान होता है कहीं भी पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा नुकसान भारत में होता है। पहले इसको कम करना होगा, और जो भी एरिया है उसकी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, जो बाकी के देश में होती है। और दूसरा, हमारे यहाँ वैल्यू चेन बहुत लंबी है। यानी जहां वो सब्जियां और फल उगते हैं, वहां से लेके कस्टमर तक वो जो पूरा जो वैल्यू चेन है, वो पूरा जो रास्ता वो इतना लंबा है कि वो जो कस्टमर है, वो जो ग्राहक है, एक तो उसको फल बहुत महंगे मिलते हैं, सब्जियां बहुत महंगी मिलती है, और बाकी ये सब जो महंगापन है ना, जो पैसा वो इधर बीच में चला जाता है। इस महंगाई का फायदा हमारे किसानों को नहीं मिलता। किसान तो बेचारा जिस पैसे में निकालता है वही देता है। बीच में वैल्यू चेन ही इतनी बड़ी है कि वो वैल्यू चेन हमें कम करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये अच्छे दाम में हमारे ग्राहकों को मिले। चैलेंजेस दोस्तों, इसमें हमारे हॉर्टिकल्चर में क्या क्या चैलेंज है, इसके लिए बताने के लिए मैं आपको वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट बताता हूं। वर्ल्ड बैंक कहती है, अभी वर्ल्ड बैंक दुनिया की यानी विश्व बैंक है। दुनिया को किसी भी देश में अगर जैसे हमारे RBI को लेके कोई वहां की गवर्नमेंट है, सरकार है, सबसे बड़ी बैंक है, उनको पैसा देती है वर्ल्ड बैंक। वो कहती है भारत इतना विशाल है, भारत इतना विशाल और ग्रेट कंट्री है, और उसके उसके यहाँ हॉर्टिकल्चर की अगर हम लोग बात करें तो इतनी तरह के उसके उत्पादन होते हैं, क्योंकि भारत में 15 अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। दोस्तों, पूरे विश्व में जो भी फल होते हैं, जो भी सब्जियां होती है, और वहां का जैसे हवामान तापमान रहता होगा ना, वैसे हर तरह का तापमान हवामान हमारे यहाँ है। अगर आप बहुत ही ठंड इसकी बात करोगे तो हमारे यहाँ कश्मीर भी है, हमारे यहाँ रेगिस्तान भी है। तो अब जो बोलेगे वो फ्रूट्स, वो सब्जियां हमारे यहाँ तैयार होती है। और इसी का कारण है कि इसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ बहुत तरह के फल तैयार होते हैं, बहुत तरीके से सब्जियां तैयार होती है, और हमारा फिर पोटेंशियल पूरी दुनिया को ये सब्जियां और पूरी दुनिया को ये फल देने का बहुत ज्यादा है। ये वर्ल्ड बैंक कहती है। यानी हमें तो ये पता भी है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि भारत इतना विशाल है, इतना सब कुछ यहाँ होता है, हो सकता है, और बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट इसमें है। और सबसे अच्छी खासियत मैं आपको बोलता हूं कि पूरी दुनिया में ये बनाने के लिए, यानी फल बनाने के लिए और ये सब्जियां बनाने के लिए जितना खर्चा लगता है, उसके आधे खर्चे में हमारे यहाँ ये सब उत्पादन होता है, हाफ द प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन फिर भी ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो उसके कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ चैलेंजेस है। तो नंबर 1 जो चैलेंज वो क्या है कि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत 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 ज्यादा है। यानी अगर किसी कोने में अगर कोई सब्जी उगती है या कोई फल उगता है और उसे एक्सपोर्ट करना है, तो वो जो कॉस्ट है हमारे भारत में, वो जो डेवलप्ड कंट्रीज है उससे भी 30% ज्यादा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अंगूर है। अंगूर हम लोग अगर हमें एक्सपोर्ट करने हैं तो हमारे यहाँ अंगूर आधे कॉस्ट में होंगे। वहां चाइले नाम का एक देश है, चिली भी बोलते हैं उसे। तो इस चिली देश में जो अंगूर का उत्पादन होता है वो हमसे बहुत महंगा होता है। लेकिन दोनों का जो अंगूर है जब नेदरलैंड में जाता है, दूसरे देश में एक्सपोर्ट होकर जाता है, तो दोनों का कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है। उसका कारण यह है कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अब ये कौन बोल रहा है? वर्ल्ड बैंक। अभी वर्ल्ड बैंक वो विश्व का जो बिजनेस चल रहा है उसको देख के, उसका नजरिया क्या है, विश्व में क्या चल रहा है, उसमें क्या बिजनेस है, और ये भारत देश
जहां इतना ज्यादा पोटेंशियल, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। तो उसके क्या कारण है? तो उसका पहला कारण ये है। दूसरा कारण है कि हमारे यहाँ स्टोरेज फैसिलिटी बहुत 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 कम है। सिंपल स्टोरेज चाहिए, वो भी हमारे यहाँ बहुत ही नहीं है लोगों के लिए। तीसरा, हमारे यहाँ ये जो चेन सप्लाई है ये बहुत ही फ्रैगमेंटेड है। विश्व बैंक बोलती है, वो बोलती है कि देखो, और हमें भी पता है कि अगर आपने कुछ उगाया, जो भी फल है सब्जियां है, वहां से आपके खेतों से वो कहा जाएगी, पहले तहसील के मंडी में जाएगी, तहसील से कहा जाएगी वो जिले के या किसी इंपॉर्टेंट सेंटर वहां से जाएगी, फिर ट्रेन से, फिर अगर हवाई जहाज, ऐसा इतनी बड़ी बड़ी करके इतना बड़ा वो वैल्यू चेन है। और वो पूरा चेन एक दूसरे के साथ वो एक संग नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। जो आपके गांव से लेगा माल और तालुका तक जो पहुंचाएगा वो सब उतना ही काम करेगा, वो आगे नहीं जाएगा जो वो काम करेगा। लेकिन बाहर के देशों में ऐसा नहीं होता। बाहर के देशों में अगर आप एक्सपोर्ट के लिए कुछ काम कर रहे हैं, या कोई भी मार्केट हो, वो वर्ल्ड बैंक बोल रही है एक्सपोर्ट के लिए, मैं आप यही की बात कर रहा हूं। अगर हमें यहां भी अगर उस माल को देना है, तो वहां कैसे होता है कि वहां ये जो सब ट्रांसपोर्टेशन है वहां आपके खेतों से शुरुआत होती है। जो ट्रक है, जो स्टोरेज है, वो आपके खेतों में आते हैं, और वही सेम स्टोरेज फिर आगे चल के बाद में एक तो हवाई जहाज में समुद्र से लेके वो फिर एक्सपोर्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत फर्क है। क्वालिटी स्टैंडर्ड, हमारे भारत में जो क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी अगर हम लोगों ने कुछ तैयार किया तो इसकी क्वालिटी ये है, ये समझाने के लिए जो चीज है वो बहुत ही कम है। और इसी का परिणाम ये है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा देश, ऐसा विशाल, ऐसा महान देश, जो पूरी दुनिया में 11% वेजिटेबल्स यानी सब्जियां बनाता है, पूरी दुनिया में 15% फल बनाता है, लेकिन वही देश अगर जब बिजनेस की बात आती है, जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात आती है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय बिजनेस की बात आती है, तो हम लोग सब्जियों में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, हमारा बिजनेस सिर्फ 1.7% है। फल 15% फल बनाते हैं दुनिया की हम लोग, लेकिन बिजनेस की बात है तो हमारा आधा टक्का है। यानी हमसे जो छोटे छोटे देश है ना, इजिप्ट से लेके, इजराइल से लेके, ये बाहर के बाजू के आजू-बाजू जो देश है वो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम सिर्फ 0.5% करते हैं काम। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों। और एक सबसे अहम, सबसे बड़ा चैलेंज, यानी वो एक ऐसी चीज है जो पूरी अर्थव्यवस्था को बदल के रख सकता है। वो जो प्रॉब्लम है, वो जो एरिया है जहां हमें देखना चाहिए, वो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। यार एक बार आपके फल तैयार हो गए, एक बार आपकी सब्जी तैयार हो गई, तो उसके बाद में का उसका जो मैनेजमेंट है, यहाँ हमारे देश में उसकी बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, जो नहीं हो रहा है बराबर से। एक तो ये फल और सब्जी ऐसी चीज है, इसको कोई भी सपोर्ट प्राइस नहीं है गवर्नमेंट की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, एमएसपी नहीं है जैसे वो धान को होती है। दूसरा, पेरिशेबल है, यानी फल अगर आप उसको बराबर स्टोर नहीं करेंगे तो खराब होने वाले हैं। तो ये पूरी जो व्यवस्था है वही हमारे देश में नहीं। और इस पूरे व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। यानी सिर्फ सिर्फ स्टोरेज नहीं, लॉजिस्टिक नहीं, तो वहां से लेके उसको उत्पादन बनाना, उसको अच्छी तरह स्टोर करना, उसको अल्टीमेटली ग्राहक जो या बाजार पेट है, जब मार्केट है वहां तक पहुंचाना, कस्टमर को देना, ये पूरा मैनेजमेंट इस पोस्ट हार्वेस्ट में आता है, जहां हम लोग बहुत बहुत पीछे हैं दोस्तों। आपको शॉक लगेगा, आप दहल जाएंगे कि हमारे यहाँ 40%, क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी मेहनत करके जब किसान ये फल उगाते हैं, ये किसान जब सब्जियां उगाते हैं, 40% ये फल और सब्जियां हम लोग बेच नहीं पाते। हम लोग यानी किसान और पूरी व्यवस्था बेच नहीं पाती, और सिर्फ इसी की वजह से 63,000 करोड़ का लॉस हर साल होता है इन चीजों का। एम्प्लॉयमेंट, अभी हमने देखा कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये हमारा एग्रीकल्चर करता है। लेकिन ये भी अगर ये फल की और सब्जियों की बात करें, तो ये जो लोग, ये जो एम्प्लॉयमेंट आती है, ये कब आती है? जब उस फल का उसका पीरियड होता है, सीजन होता है। जैसे आम का सीजन है, 3-4 महीने का काम मिला, उसके बाद काम नहीं है, फिर काम नहीं तो क्या करेंगे सब लोग? तो काम के लिए शहर जाएंगे। ऐसा सीजनल उनकी होती है। लेकिन अगर इसके ऊपर हम लोग प्रक्रिया केंद्र करें, अगर उसके ऊपर काम करें जो पूरी दुनिया कर रही है, तो सोचिए ये इन लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम हर साल
ऑलमोस्ट 6% धान का नुकसान करते हैं। इस पूरे चीज में हमारे व्यवस्था नहीं होने की वजह से 6% धान हमारा नुकसान होता है। 6% से ज्यादा दाल जो होती है उसका नुकसान होता है। 10% हमारा ऑयल सीड्स यानी तेल बिया जो होते हैं तेल का, उसका नुकसान होता है। 18% फलों का नुकसान होता है और 13% हमारे यहाँ इस सब्जियों का नुकसान होता है। और ये रिपोर्ट आईसीएमआर की है, यानी ये रिपोर्ट हमारे गवर्नमेंट की जो सर्वोच्च संस्था है जो एग्रीकल्चर के ऊपर काम करती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी है। अगर एक बहुत ही चौंका देने वाला, यानी शॉकिंग देने वाला, हिला देने वाला सच मैं आपको बोलता हूं, ये जो फल तैयार होते हैं, ये जो सब्जियां तैयार होती है, उसके ऊपर जो प्रक्रिया करने वाले केंद्र जो भारत में है, वो पूरे प्रक्रिया केंद्र की जो कैपेसिटी है अपनी भारत की, वो लेस देन 2% है। यानी 2% से कम ये सब माल एक्चुअली प्रोसेसिंग के लिए जाता है, एक्चुअली जहां ये बेहतर हो, इसकी लाइफ बेटर हो, इसके ऊपर कुछ अच्छे उत्पादन हो, लोगों को, ग्राहकों को मिले और अच्छे पैसे सबको मिले, इसकी प्रक्रिया केंद्र 2% से कम है। लेकिन यही चीज बाहर के देशों में अगर आप देखिए तो ये अमेरिका में 70% है, ब्राजील में 70%, फिलीपाइंस में ऑलमोस्ट 80% है, सऊदी अरेबिया 80% है, मलेशिया 83% है, इजराइल वहां 80% से ज्यादा है, इजिप्ट वहां 80% से ज्यादा है। ऑलमोस्ट सभी लोग जो इसमें काम करते हैं, जो खेती में काम करते हैं, कोई ऐसा देश नहीं कि जो 50% से कम है, बहुत कम ऐसे देश होंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारी पोजीशन कहाँ है, क्या लोग कर रहे हैं, क्या दुनिया कर रही है और क्या हम लोग कर रहे हैं। और इसके आगे का एक बहुत ही भयानक सच मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि जितने भी कैपेसिटी है हमारी इस पे प्रोसेस करने की, एक्चुअली यूटिलाइजेशन, एक्चुअली कितना माल आता होगा वह 35% से कम। यानी अगर आपने तैयार करके भी रखा है वो फूड प्रोसेसिंग का सब कुछ, उसमें एक्चुअल माल कितना आता है 35% से कम। यानी पूरी दुनिया में ये पूरा जो हम लोग माल का तैयार कर रहे हैं ना, उसका 1% से भी कम माल की एक्चुअली प्रोसेसिंग हो रही है। और ये बहुत ही भयानक है दोस्तों। ये चीज ऐसी है ना कि हम लोग इतना सब कुछ होते हुए भी नहीं कर पा रहे। मैं आपको ना एक अभी ये चीज बताता हूँ कि इंस्टीट्यूशन, कितनी सारी संस्थाएं इसके लिए काम कर रही है, आपको पता चलेगा कि हमारी ताकत क्या है। अभी देखो, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि 1820 में दुनिया की नहीं, भारत की पहली संस्था तैयार हुई जो हॉर्टिकल्चर के ऊपर काम कर रही थी। अभी दुनिया में कौन सा ऐसा देश है कि जहां हॉर्टिकल्चर के लिए इतनी पहले 1800 में ये ऐसी संस्था तैयार हुई? नहीं, एक हाथ दूसरी है सिर्फ, वो भी ऐसे ही। लेकिन भारत में प्रॉपर बाहर के जो ब्रिटिश आए, उन्होंने देखा कि भारत का पोटेंशियल कितना है। ब्रिटिश लोगों ने तब देखा, आज भी वर्ल्ड बैंक देख रही, पूरी दुनिया देख रही कि भारत का कितना पोटेंशियल है। उन्होंने 1820 में इस सोसाइटी की स्थापना की कि जो इस फल को, इस सभी जो सब्जियां उसका उत्पादन करे, क्योंकि उनके यहाँ नहीं मिलता ये सब कुछ। ये सभी जो बाहर के देश है ना, उनका जो एक सीमित एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, जो हमारे यहाँ देखिए कुदरत ने भर भर के दिया हमको। ये जो दूसरी संस्था 1934 नेशनल जूनियर हॉर्टिकल्चर एसोसिएशन, ये हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया 1941, यानी सब आजादी के पहले। और ये आजादी के बाद जो आज की संस्था है, ये आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो सबकी सर्वोच्च संस्था जो इस पे पर काम करती है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है स्पेशल, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, जो सिर्फ इसके ऊपर काम करता है। और हर स्टेट की, हर राज्य का अपना जो डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर। अभी एग्रीकल्चर ये स्टेट का सब्जेक्ट है, राज्य देखती है, और हर राज्य का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके ऊपर काम करता है। तो सभी लोग काम कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। दोस्तों देखो, मैं आपको बोलता हूं कि हॉर्टिकल्चर इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा विषय है कि ये तो नामुमकिन है कि उसके बारे में मैं कुछ भी जानकारी दूं अच्छी एक प्रेजेंटेशन। सवाल ही नहीं, मुझे 6 महीने लगेंगे अगर मुझे आपको हॉर्टिकल्चर के बारे में अच्छी तरह से बताना है। ये वर्गीकरण जो मैं बोलता हूं ना, वर्गीकरण, यानी वर्गीकरण जो मैंने बताया वो वर्गीकरण है ही नहीं, समझिए ऐसा। क्योंकि हर फल, हर सब्जी अपने आप में एक विषय है।
अगर आप अंगूर की बात करोगे तो अंगूर की अपनी खुद की एक शाखा है जिसका नाम है विटिकल्चर। तो उस अंगूर में अंगूर कैसे आता है, कितना उत्पादन होता है उसका, कितना क्षेत्र है, क्या प्रोडक्टिविटी है, कितना बिजनेस हम लोग करते हैं, कितना यहाँ कितना बेचते हैं, सब कुछ है, एक्सपोर्ट करते हैं सब कुछ। और वैसे हर फल में है, आम में है, वैसे हर सब्जी में है, प्याज में है, आलू में है, भिंडी में है, हर जगह पे। तो ये सब चीजें है ना, ये सब चीजें मैं इस प्रेजेंटेशन में आपको नहीं बता सकता। इस प्रेजेंटेशन में तो मैं सिर्फ आपको एक ऊपर की चीज ऐसे बताने की कोशिश करता हूं, एक ग्रॉस आइडिया देने की कोशिश करता हूं, एक डायरेक्शन देने की कोशिश करता हूं, एक दिशा। मुझे लगता है आप इसके बारे में पढ़े ना। अगर आपके यहाँ चिकू होता है तो क्यों चिकू कम है, क्या प्रॉब्लम, वो आपको पढ़ना चाहिए। आपके तहसील में, आपके जिले में, आपके राज्य में आप जा रहे थे, जहाँ काम करते हो, आज वो जो किसान अगर कुछ कर रहा है, आपकी जो कंडीशन है एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, उसमें क्या क्या हो सकता है, वहां आप करो पढ़ाई। आपको खुद को कितने सारे हल नजर आएंगे, कितने सारे सॉल्यूशंस नजर आएंगे कि किस तरह से हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक तो वो उद्देश्य था कि आप लोगों को बताना कि देखो इस दिशा में करो अभी पढ़ाई, जरूरत है हमें बहुत जल्दी ये करने की, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि मुझे आपके साथ ये डिस्कस करना है कि अभी इस सारे क्षेत्र में, इस सारे कंडीशन में, ये जो परिस्थिति में एमसीएल का क्या रोल है, क्या करेगी एमसीएल। तो ये एक्चुअली इस वेबिनार का, इस प्रेजेंटेशन का वो मकसद है कि आपको बताओ कि एमसीएल अभी क्या करेगी। तो मैं आपको पहले बता दूं, देखो हमारा जो भी विजन है, मिशन है, हम चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया को, इस हमारी धरती माँ को इस ग्लोबल वार्मिंग से बचाए। हम चाहते हैं कि ये पूरे जो हम लोग खाना खाते हैं, कहीं भी इस केमिकल्स, एक कैंसर हो ही ना, एक कैंसर मुक्त, केमिकल मुक्त ऐसा खाना पूरी दुनिया को मिले, सबको मिले। हम चाहते हैं कि जो पेट्रोकेमिकल है जिसने पूरी इकोसिस्टम, पर्यावरण को तबाह करके रखा है, और कोरोना वहां से ही निकला है, तो इसको ऐसे चीजों के साथ रिप्लेस करे कि जो चीजें इस प्रकृति का, इस पर्यावरण का, इसके बैलेंस का ख्याल रखे, संतुलन का ख्याल रखे। और ये जब इतने सारे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, इतनी सारी जो चीजें हम लोग करना चाहते हैं, आपको पता है कि हमें एक्चुअली करना क्या है। ये रही हमारे मिशन, ये हमारा रहा विजन। एक्चुअली हमको क्या करना है, हमको सिर्फ एक चीज करनी है जिंदगी में, और वो एक चीज ये है कि हमारा ये जो राजा है, किसान है, उसके हाथ मजबूत करना है, उसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, बस उसी के लिए एमसीएल है। क्योंकि अगर हमने इसको मजबूत किया, अगर इसको हम लोग सपोर्ट दिया, तो ये हमारी एग्रीकल्चर, हमारी जो खेती बाड़ी है, इसको बेहतर करेगा, इसको बेस्ट करेगा, बस। और वही सबका सोल्यूशन है। तो हमारा एक मकसद है, एक चीज जो हमें करनी है पूरी जिंदगी भर, वो हमारे इस राजा को बेहतर बनाना, इसको एम्पावर करना, इसको आगे बढ़ाना, इसको सशक्त करना, और एग्रीकल्चर को बेहतर करना। दोस्तों, कोई भी नया काम, कोई भी आपने सुना नहीं, कभी हुआ नहीं, ऐसा काम एमसीएल नहीं करेगा, नहीं कभी करना चाहते। एमसीएल बेसिकली वो सब काम करेगी जो आपको शायद पता है, लोग दुनिया में कहीं तो हो रहा है, लेकिन हम सब मिलके एक ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माण कर रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सभी लोग, हम सभी लोग इकट्ठा आए और पूरा फोकस करें हमारी खेती के ऊपर, पूरा फोकस करें हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर। अगर हम लोग जिस गांव में काम कर रहे हैं ना, तो हमारे गांव में किस तरह से ये एग्रीकल्चर मैक्सिमम बिजनेस कर सकती है, मैक्सिमम धंधा कर सकती है, जिसकी वजह से पैसे सबको मिलेंगे, हमारे किसान को मिलेंगे। बस यही फोकस करना है। हम मिलके इस एग्रीकल्चर के ऊपर अगर फोकस करें, बस वही काम करना है, तो आप निश्चिंत रहिए, हम फिर से हमारे देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो एक ही काम हमें करना है। और अगर मैं इस हॉर्टिकल्चर की बात करूं, तो हॉर्टिकल्चर में हमें अभी इस एमसीएल को एक सपोर्ट सिस्टम की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हॉर्टिकल्चर में हम लोगों को, यानी शुरुआत से किसान, जब किसान शुरुआत करेंगे तो उसको राइट इनपुट्स देने का काम एमसीएल करेगा, चाहे उसके बीज हो, चाहे वो सैपलिंग हो, या जो भी जरूरत है, वो वहां की जो सब्जियां, फल फूल जो कुछ है उसके लिए। टेक्नोलॉजी, दोस्तों कितना जरूरी है टेक्नोलॉजी, आप मुझे बताइए। हम जो खेती कर रहे हैं ना, हम लोग 50 साल पहले वैसे ही खेती कर रहे थे, हम लोग 100 साल पहले वैसे ही खेती कर रहे थे, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो बाकी के आजू बाजू के छोटे छोटे देश भी हमसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इतना उत्पादन कैसे लेते हैं? क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी है ना।
सबसे अच्छी बेस्ट जमीन जो है तो दुनिया के वो हमारे पास है, सबसे ज्यादा पानी हमारे पास है, फिर भी ज्यादा क्यों कैसे करते हैं, बेहतर कैसे करते हैं? टेक्नोलॉजी। और मुझे बताइए, ये टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, दुनिया में पता है, लेकिन हमारा जो किसान, वो सादा सिंपल जो सीड्स के लिए, यानी अगर उसको बीज भी लेने हैं, उसको फर्टिलाइजर भी लेना है, तो उसको लोन लेना पड़ता है बैंक का। तो बैंक का लोन लेके अगर वो बीज ले रहा है तो किस तरह वो टेक्नोलॉजी में जाएगा, किस तरह से वो टेक्नोलॉजी और सब लेगा? एमसीएल, एमसीएल करा के देखिए। एमसीएल यही तो काम करने वाली है। हर ग्राम पंचायत में, हर तहसील में हम इस टेक्नोलॉजी हमारे किसानों को लेते हैं, विदाउट कॉस्ट, नो लोन। ये इक्विपमेंट, मशीनरी, इतनी इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी आज दिखती है हमें। आप यूट्यूब पे जाइए, आप देखिए क्या क्या मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। क्योंकि कौन, आई मीन, ये कैसे परवड़ेगा हमें? कैसे हम इसको इसको अफोर्ड कर पाएंगे? कैसे हमारे जो किसान हैं, उनके पास छोटी छोटी खेती होती है, वो कैसे कर पाएंगे? कैसे इसे इन्वेस्ट करेंगे? हाँ, अगर आपके पास 500 एकड़ है, 1000 एकड़ है, तो शायद आप कर सकते हैं, लेकिन कितने लाखों करोड़ों जो हमारे किसान है, उनके पास बहुत छोटी छोटी जमीन है। अभी इसके लिए ये सब जो इक्विपमेंट, मशीनें जो लगेगी ना, वो एमसीएल खरीदेगी, एमसीएल इसमें निवेश करेगी। अगर जिस जिले में हमारा काम हो रहा है, तो वहां इस मशीनरी, इस इक्विपमेंट्स में एमसीएल खरीदेगी, और वो जिले के स्तर पे रहेगी, तालुका स्तर पे रहेगी, और वो पूरे किसानों के लिए अपना योगदान, अपनी सर्विस देगी। एमसीएल इसमें निवेश करेगी। आईटी, सॉफ्टवेयर, अभी इस एग्रीकल्चर में इतना बड़ा सॉफ्टवेयर का काम हो रहा है, योगदान हो रहा है, हमें पता ही नहीं यहाँ भारत में। मैं आपको बोलता हूँ कि देखो, एक जमाना था कि अगर पैसे निकालने होते थे तो हम बैंक के यहाँ जाते थे, बैंक में फिर हमारा वो सब स्लिप वगैरह भर के हम लोग लाइन में खड़े होते थे, तब हमको पैसे मिलते थे। और कब मिलते थे? जब बैंक का टाइम हो, बैंक का जब दिन है वो। बाद में एटीएम निकला, कभी भी जा सकते हैं और हम लोग पैसे लेके आ सकते हैं। अभी तो ऐसा हुआ कि 1 सेकंड में पैसा निकाले, कभी भी किसी को भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं 1 सेकंड में, ऑनलाइन। और ये सब वहां हो रहा है और खेती में कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, खेती में भी बहुत कुछ सॉफ्टवेयर में हो रहा है, लेकिन वो चीज हमारे यहाँ किसानों को उपलब्ध नहीं है, और वो काम करने वाला है एमसीएल। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी क्या? एआई यानी क्या? यानी आपके यहाँ, आपकी जो खेती है, आपका जो गांव है, जो वहां पानी है, जो वहां कुदरत का जो कुछ कंडीशंस है, उसमें अगर आप ये खेती करोगे तो आपका क्या होगा, कितना उत्पादन होगा, ये आप कैसे पता कर सकते हो? सब, एक तो आप खेती करके खुद, तो साल भर में आपने वो काम किया, साल भर में वो खेती की, सब कुछ किया, और उसके बाद जो कुछ उत्पादन है, उसके बाद में आपको समझा कि नहीं देखो, इतना आता है, इतना नहीं आता, ये करने की जरूरत नहीं आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आपके यहाँ जैसी भी जमीन है, उसकी जो पतवारी है, जो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जो पीएच है, पानी है, वो पूरा ध्यान में रख के अगर आपने ये फसल ली, तो इस फसल का क्या अंजाम होगा, क्या क्या मिलेगा, क्या आउटपुट होगा, ये पूरा आज आपको एआई में मिलेगा। अगर आप पहाड़ी इलाके में ये कर रहे हो तो क्या होगा, समुद्र के बाजू में कर रहे हो तो क्या होगा, ये सारी जानकारी आज एआई में आज मिलती है। आज आपको वो 1 साल 2 साल डालने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, रिमोट सेंसिंग, आपको पता है रिमोट सेंसिंग यानी हमारे यहाँ, हमारा भारत देश अंतराल में, स्पेस में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने कई सारे उपग्रह, सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। अब ये सैटेलाइट यानी उपग्रह क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये सैटेलाइट भारत के ऊपर, जो पृथ्वी के ऊपर रह के, पृथ्वी के जो कुछ जानकारी है, क्लाइमेट की जानकारी, मौसम की जानकारी, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ ये सभी जानकारी लेके हमारे गवर्नमेंट को देती है, संस्थाओं को देती है। फिर इसके ऊपर ये संस्था, गवर्नमेंट काम करती है, और वहां वैसे वो प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करती है कि ये ऐसी ऐसी चीज है, तो अभी ऐसा करना चाहिए, ये वैसा करना चाहिए। अब ये सेम चीज एग्रीकल्चर में हो रही है रिमोट से। यानी अगर आपके खेत में ये खेती हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ ये सब कुछ पॉसिबिलिटी है, यहाँ ये सब रोग हो सकता है, वो जो फसल है उसकी ये जो प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसमें हमें ये करना चाहिए, उसमें इसकी कमतरता है, इसमें ये सब लैकिंग है, तो ये मूलद्रव्य हमें देना चाहिए। ये सब चीजें आज रिमोट सेंसिंग से होती है। दोस्तों, रिमोट सेंसिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो, उस जमीन के अंदर कितना पानी है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, कितनी आर्द्रता है,
ये सब कुछ लेके ये पूरा प्रोसेसिंग करके आपको एक कंप्यूटर पे आपके मोबाइल पे सब इंफॉर्मेशन आएगी और फिर आपको पता चलेगा नहीं तो मुझे अभी या खेतों में ये सब कुछ काम करना है और खेतों में फिर वो काम करोगे आप, राइट। ये सब कुछ वो कर रहे हैं बाहर के देश, हम लोग करेंगे यानी हम एमसीएल हमारे हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में, तहसील में इसको उपलब्ध करा के देगा। अभी ब्लॉकचेन, आपने ब्लॉकचेन का नाम सुना होगा कई सारे लोगों ने। ब्लॉकचेन ने अभी तक आपने सुना होगा इसको क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी किस पे आधारित है? तो ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित है। दोस्तों ब्लॉकचेन एग्रीकल्चर में भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है एग्रीकल्चर में, मैं आपको बोलता हूं। दोस्तों ये ब्लॉक है ना, ब्लॉक, इसके एक चेन, ये एक ब्लॉक यानी एक ब्लॉक में पूरे इंफॉर्मेशन, पूरी जो उसके बारे में सभी जो जानकारी होती है वो इस एक ब्लॉक में होती है और ये जो जानकारी है ये एक दूसरे के साथ वो जोड़ते हैं। अभी ऐसा समझे कि हम लोग खेती कर रहे हैं। अभी मैं इस गांव में रहता हूं, मेरे गांव में ऐसी खेती होती है, तो अगर मुझे आलू की खेती करनी है तो आलू की खेती के बारे में पूरी जानकारी आपको एक डब्बे में मिलेगी, एक ब्लॉक में। उसके बाद आलू की खेती करने के बाद आलू को लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट यानी उसको स्टोरेज कैसे करेंगे, लेके कैसे जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, भारत में कैसे होगा, बाहर लेके जाएंगे तो क्या होगा, उसकी पूरी जो जानकारी है लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट, वो दूसरे बक्से में होगी, दूसरे ब्लॉक में होगी। तीसरे बक्से में क्या होगी कि इस आलू को हम लोग किस तरह से मार्केट कर सकते हैं, वो एक ब्लॉक होगा। बाद में ये सभी चीजों की, ये सभी जो मैं फसल कर रहा हूं इसकी अगर मुझे इंश्योरेंस करनी है हर जगह के, यानी जब खेत में है तब इंश्योरेंस होगी, जब वो उसका ट्रैवल हो रहा है तब इंश्योरेंस है, ये सभी चीजों का तो इंश्योरेंस का एक अलग ब्लॉक है। ये सभी चीजों को हम लोग जोड़ सकते हैं, उसका नाम है ब्लॉकचेन। यानी खेती करना यानी सिर्फ वो खेती करना नहीं है, हॉर्टिकल्चर यानी सिर्फ वो खेती करना, वो फसल लेना नहीं है, तो एक्चुअली वो आपके जो फल है, आपका जो उत्पादन है, आपकी जो सब्जियां, वो कस्टमर को मिलनी चाहिए अच्छे क्वालिटी में और पैसे आने चाहिए, आपको पैसे मिलने चाहिए ना, आपको किसानों को, सबको, तभी जाके आगे बढ़े। तो ये पूरी जो व्यवस्था है उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर और हम लोग सिर्फ उसको लेके पकड़ के लेके बैठते हैं कि मुझे 1 हेक्टेयर में कितना आलू मिलेगा, कितना प्याज मिलेगा, कितना ये फूल मिलेगा। ड्रोन रोबोट्स, वो ड्रोन और रोबोट्स की बात करते हैं, यानी ऐसी ऐसी चीजें वो ये ड्रोन और रोबोट्स कर सकते जो हम लोग नहीं कर सकते। पहाड़ पे जाना है, ये कुछ बहुत कुछ ऐसी चीजें जहां आज आराम से, और वो ड्रोन क्या करता है मैं आपको बोलता है, ये ड्रोन है जो आप देखते हैं ना, छोटा सा विमान, इसको ड्रोन कहते हैं। आप वो वहां जाता है, वो देखता है, पूरी इंफॉर्मेशन लेता है, वो देखता है कि ये जो पौधे लगाए हैं उस पौधे में ये जो 5, 6, 10 पौधे हैं, इसको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, वो वहां प्रॉपरली देखे, वो पूरे इंफॉर्मेशन लेके उसका डायग्नोस करके फिर वो दवाई भी लेके जाता है। ये सब काम नॉर्मली हम लोग नहीं कर सकते, वो करता है, इसीलिए उनकी उत्पादकता जाता है ना। एमसीएल में हमें यही तो काम करना है। ये सभी चीजें जो आज किसान नहीं खरीद सकता, नहीं अफोर्ड कर सकता, नहीं कर रहा है, और जिसकी वजह से हमारी उत्पादकता 20% है, उनसे 30% है, उसको आगे बढ़ाने का काम एमसीएल करेगी। एमसीएल सभी चीजों में इन्वेस्ट करेगी। जीआईएस टेक्नोलॉजी, दोस्तों जीआईएस टेक्नोलॉजी यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी आप कहां हो, पृथ्वी के कौन से जगह पे हो, वो बताती है जीआईएस। ये है ना हमारा गूगल मैप, वो है जीआईएस। अगर आप व्हाट्सएप पे अपना लोकेशन बताते तो वो है जीआईएस। अपने इस एग्रीकल्चर में भी बहुत इसका काम है जीआईएस का। आपने अपना माल कहां से लिया, कहां लोड किया, कहां जा रहा है, कैसे हो रहा है, पूरा आपको एक सिस्टम में पता चलता है। और वो इस जीआईएस को लिंक ऑटोमेशन भी है, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें कि ऑटोमेटिकली आप एक जगह बैठ के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब काम हम लोग कर सकते हैं और इस जीआईएस का भी एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा योगदान हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये काम अभी इस प्रेजेंटेशन लेके ऐसे लोगों को बता के नहीं होगा, वहां किसानों के साथ खड़े होके ये बताना चाहिए, वो काम करेगी हमसे, लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक जगह पे आप नेशनल लेवल पे या स्टेट के कैपिटल लेवल पे कुछ तो कॉन्फ्रेंस करोगे, बताओगे कि नहीं हमें खेती में ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, लेकिन एक्चुअली वहां हमारे खेडूत को, हमारे किसानों को पता तो चलना चाहिए। कोई तो खड़ा होना चाहिए जो उनको कंधे से कंधा साथ में जाए खेतों में और बताए इन्हें देखो ऐसा करना है, वो एमसीएल करेगी। ये जो गैप्स है वो फिल करेगी एमसीएल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर एमसीएल करने वाली है
तो वो है ये प्रोसेसिंग यूनिट्स, प्रोसेसिंग पार्क्स। दोस्तों जिस तरह से अभी हम लोग बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, हम लोग हर जगह हर तहसील में सीएनजी तैयार करने वाली फैक्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। वैसी जहां जहां जरूरत है, यानी मुझे तो लगता है मैक्सिमम हर जगह पे जरूरत होने वाली है कि हर तहसील में हमें वहां तहसील में जो कुछ जिसका उत्पादन होता है उसके ऊपर प्रक्रिया करने वाले प्रक्रिया केंद्र, फैक्ट्रियां तैयार करनी पड़ेगी, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेगी एमसीएल। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि एमसीएल किस तरह से इन सभी चीजों के लिए इन सबकी तैयारी करके बैठा है। अगर एमसीएल कुछ काम कर रहा है तो उसके पीछे भी कुछ कारण है, एक अगर कुछ नहीं कर रहा है तो उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि हमें ये सब कुछ करना है। दोस्तों एमसीएल इस सभी तहसील में प्रोसेसिंग पार्क शुरू करने वाली, स्टोरेज, और इस स्टोरेज की भी जो बात हम लोग बोल रहे हैं ना, तो स्टोरेज बहुत सिंपल सिंपल आसान आसान तरीके है, यानी कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। हमारे गांव के लोग, हमारे पढ़े लिखे जो बच्चे हैं ना, वो भी बता सकते हैं कि ये जो उत्पादन है उसको कैसे स्टोर किया जा सकता है, उसमें इन्वेस्ट करेगी, निवेश करेगी एमसीएल। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल यानी क्या होता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तैयार करेंगे हम। अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें कैसे करेगी एमसीएल, तो आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करिए, ये पूरी चीजों के साथ एमसीएल आज तैयार है। दोस्तों लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन, यानी हर चीज को एक जगह उसकी व्यवस्था करना और उसको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन में लाना, और ऑफ कोर्स 100% मार्केटिंग की गारंटी लेगा एमसीएल। मार्केटिंग तो कंपलसरी है ना, मस्ट है, तो ये सब करेगी एमसीएल। एमसीएल जब काम कर रही है ना, एमसीएल इन सब चीजों में निवेश करेगी। आप एमसीएल आई मीन ऐसे ही कुछ दिखाने के लिए हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग बहुत भगवान की कृपा से बहुत इंपॉर्टेंट पूरे रिसोर्सेस लेके आज तैयार है, और वो करेंगे हम। पूरे मार्केटिंग तक पूरा जिम्मा उठाएंगे हम, लेकिन मार्केटिंग हम लोग वैसे नहीं करेंगे जैसे हम लोग आज तक देखते आ रहे हैं। हम मार्केटिंग वैसे करेंगे जहां विश्वास हो। हाँ, अगर एमसीएल दे रहे हैं ना तो इसमें केमिकल्स नहीं, हाँ एमसीएल दे रहे हैं तो क्वालिटी की चिंता नहीं, ऐसा विश्वास आना चाहिए। वो ब्रांडिंग ब्रांडिंग तैयार करेंगे हम लोग। नहीं देंगे ना, अगर अगर वो अच्छा नहीं है, क्वालिटी का नहीं, तो नहीं भेजेंगे हम। लेकिन जो भी अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, जो भी हमने मॉल में रखेंगे या ग्राहकों को उनके घर में जाके देंगे, तो वो हमेशा अच्छा ही होगा, वो काम करेगी एमसीएल। और इतना ही नहीं, अब देखो एमसीएल का सबसे बड़ा काम तो मुझे लगता है यही है। हमारे पास बहुत ऐसा कुछ अन्वेंशन नहीं है कि बहुत हमारे पास ही उसके आईपी राइट्स है, हमारे पास ही उसके सिर्फ क्या बोलते खोज हमने की है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे गांव में, सभी लोगों को इकट्ठा लाना, एक प्लेटफॉर्म पे लाना और इसके बहुत सारे सोल्यूशन निकालना, ये काम करेगी एमसीएल। और दोस्तों वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, यानी आज जिस भाव में हम लोग अपनी सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, उससे अगर हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स बनाए और उसको बेचे, तो बहुत अच्छा मुनाफा, बहुत अच्छा पैसा पूरे सिस्टम को, पूरे हमारे किसानों को, आपको सभी को मिल सकता है। और वही करेगी एमसीएल। एमसीएल इस तरह से अपना ब्रांड बनाएगी कि 100% ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री फूड ऐसे हम लोग चीज करेंगे और उसको बेचेंगे। और दोस्तों इन सब का सोल्यूशन अगर कुछ है, इन सभी चीज आज जो भी प्रॉब्लम्स चुनौतियां हम लोग देख रहे हैं, उसका सभी का सोल्यूशन अगर कुछ है तो वो है एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। दोस्तों एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट हर ग्राम पंचायत में रहने वाला सबसे क्रूशियल प्रोजेक्ट है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। एक इंपॉर्टेंट अच्छा उद्योजक हर ग्राम पंचायत के लिए, ये जो सारी सुविधा, और आपको पता है कि हम लोग हमारी सिस्टम क्या है, हमारी सिस्टम क्या है कि हम लोग कुछ भी अगर किसानों को बताना चाहेंगे, लेकिन अगर बताएंगे कि किसी को आपको ऐसा करना है, तो पहले हम लोग खुद करेंगे। अगर आज देखिए नेपियर घास की भी बात कर रहे हैं हम लोग, नेपियर घास तो हम लोग हर एमवीपी अपना खुद का एक नेपियर घास की खेती करेगा, 1 एकड़ 1 हेक्टर जितने भी बेस्ट खेती क्या करेगा, जो वही पूरा मॉडर्न इनपुट्स वगैरह डाल के जो कुछ है वो करेगा। और फिर वो किसानों को बोलेगा देखो आपको ये करना है, ऐसे ही करना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, क्या जो भी ट्रेनिंग। और ये मेरा दुकान खुला है, दुकान यानी क्या, एमवीपी सेंटर। आप जितना भी माल तैयार करो हम लोग उसको कर देंगे। यही तरीका हर चीज में हम लोग करेंगे। तो किसानों के साथ खड़े, कंधे से कंधा लेके खड़ा होके काम करने वाला अगर कोई उद्योजक है तो वो है एमवीपी। और दोस्तों एमवीपी जरूरत है, अगर आपको लगता है कि क्या जरूरत है सब करने की, लेकिन अपने लोग देखिए ना, अपने जो किसान है, अपने जो खेडूत है, उनको एक्चुअली समझाना, उनके साथ मिलकर काम करना,
इसकी बहुत जरूरत है और वो हम लोग करेंगे। एमवीपी यानी समझिए कि पूरी तरह से डेडिकेटेड है वहां के किसानों को क्या चाहिए, वहां के खेती के लिए क्या करना पड़ेगा। बस अगर किसी ग्राम पंचायत में एमवीपी के तो उसका पूरा फोकस है कि मेरे ग्राम पंचायत में मेरे गांव जो है वहां क्या जो चाहिए उसकी डेवलपमेंट के लिए जो कुछ है वो हम लोग करेंगे। ओके, तो नेपियर ग्रास यानी हर जगह नेपियर ग्रास जो जो वहां होगा, जो अगर समुद्र के बाजू में आपका गांव है, अगर पहाड़ों के ऊपर है, रेगिस्तान में जो कुछ है जहां हो सकता है वो हम लोग करेंगे। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव जो भी अभी सर्विसेज हमने डिस्कस की, जो हमने देखा कि क्या क्या जरूरत है, वो सभी जरूरतें देने का काम करेगी एमवीपी। और एक ही ऑब्जेक्टिव, देखो अभी बहुत हो गया है, अभी इस कृषि को हमें एक्चुअली बिजनेस के तौर पर देखना चाहिए। एमवीपी का ए पूरा फोकस होगा कि हमारे गांव में जितने भी संसाधन हैं, जितनी भी जमीन है, जितने भी रिसोर्सेस है, कैसे उससे मैक्सिमम बेहतर से बेहतर इनकम हम लोग तय करें और कैसे पूरे गांव को जितनी हमारी आबादी है उसको ज्यादा से ज्यादा इनकम देके इसको सबको हरा भरा करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे जो भी प्रोसेसिंग यूनिट, देखो अभी हमने बाम्बू की भी बात की, हम लोगों ने बाकी की चीजें भी समझा। अभी हर की एक उसकी प्रक्रिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग आने वाला है, हम करने वाले हैं। कौन करेगा ये मैन्युफैक्चरिंग? तो कोई बाहर का आदमी नहीं करेगा दोस्तों, आप में से ही। देखो आप जो अभी तहसील लेवल के एंटरप्रेन्योर्स हैं और स्पेशली जो ग्राम पंचायत लेवल के जो एंटरप्रेन्योर्स है ना एमवीपी, उनसे ही हम लोग चुनेंगे जो सबसे अच्छे, वफादार, मेहनती और दिल से जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनके ही साथ ही ये प्रोजेक्ट लगाएंगे। वही प्रोजेक्ट लगाएंगे, वही ये जो फैक्ट्री कुछ लगाना है ना, आप ही लगाने वाले। एमवीपी जो एंटरप्रेन्योर है वही लगाने वाले, आप किससे हम लोग कम करेंगे। यहाँ तक के कई सारे ऐसे ऐसे एरियाज है जहां स्टार्टअप्स हम लोग तैयार कर सकते हैं। आप इसके बारे में भी जरा पढ़ाई करिए, कई सारे स्टार्टअप्स है। देखो अभी हमारे यहाँ, हमारे भारत देश की ऐसी फालतू व्यवस्था में बोलता हूं, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं कि हम लोग खेती के ऊपर हम लोग अपने काम करना चाहिए, वो छोड़ के हम लोग ऑनलाइन पत्ते खेलने के ऊपर हम लोग स्टार्टअप्स बनाते, ऑनलाइन पत्ते। और वो स्टार्टअप जो ऑनलाइन पत्ते खिलाते हैं आपको, वो बिलियन डॉलर कंपनी बनती। क्या है ये? तो मैं तो कहता हूं कि आप जो उद्योजक हो, आप उद्योजक, आपके लड़के हो सकते हैं, भाई कोई भी हो सकता है, भाई बहन जो अगर अच्छे इंजीनियर्स है, कुछ करना चाहते, तो उनको बोलिए आजू बाजू गांव में देखिए क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे हल कर सकते हैं, स्टार्टअप तैयार कीजिए उसके। इसके पूरे जो स्टार्टअप है आपकी, हमारे जो इस फैमिली के जो उद्योजक है, उनकी स्टार्टअप को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे हम लोग। और अगर आपका आपका सोल्यूशन सही है तो पूरी भारत में इसको हम लोग स्प्रेड करेंगे। और आप अगर ग्राम पंचायत के लेवल के भी अगर स्टार्टअप हो तो पूरी एक बिलियन डॉलर कंपनी आप बना सकते हैं और पूरा सपोर्ट करेगी एमसीएल। तो ये भी काम करो। और दोस्तों देखिए, ये काम कर किया ना हमने, अगर आप हर जगह देखो, मैं कुछ हॉर्टिकल्चर का कुछ एक्सपर्ट नहीं, मेरा क्या बैकग्राउंड है आपको पता, मैं तो वैसे मेडिकल डॉक्टर हूँ पढ़ाई की बात करो तो। लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे, जब ये पढ़ाई मैं करता हूँ, मुझे लगता है आप भी करनी चाहिए सब, तो पता कर वो आपको पता चलेगा कि कितना आसान है। यानी कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं कि कैसे हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते। पूरा अपने कुदरत ने, हमारे पुश्तों ने, हमारे जो लोग होके गए उन्हें सबने करके रखा है। अब पूरी तरह से फोकस होगी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करके हम लोग करें तो हम पूरे हमारे हमारे जो राष्ट्र है, जो महान राष्ट्र है, हमारे जो देश है, सब फिर से उसको एक नंबर की पोजीशन पे लेके जा सकते हैं। ऐसा है हमारे यहाँ जो हम लोग नहीं कर रहे। और हर तहसील अपना एक सुजलाम सुफलाम राज्य हो सकता है। क्यों राज्य बोलता हूं मैं? क्योंकि वो अपने तहसील की एक अलग अलग पहचान है, एक अलग बोली भाषा है, अलग अलग संस्कृति है। तो वो संस्कृति एक बहुत बहुत अच्छी चीज है, वो बहुत उसमें मजा है, आनंद है। उसको हम लोग इस कल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने देश को फिर से वो बना सकते हैं। और हमेशा ये याद रखिए कि ऐसा कहते हैं, और ये बहुत ही सही है, कि हमारे देश की जो तरक्की है वो सिर्फ दो चीजों के ऊपर है, वो है खेती और खेती पर आधारित प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी प्रक्रिया केंद्र। और वो बहुत ही जल्द हम लोग सब करेंगे। एमसीएल पूरी तरह से इस सब के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कैसे हम पूरे अपने गांव को आपके, ऑफकोर्स आपके साथ मिलके, आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हो, और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत प्राउडली आपको कहना चाहता हूं कि जो भी लोग आज हमारे साथ हैं,
सभी MVP एंटरप्रेन्योर्स, सभी चैनल पार्टनर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतनी अच्छी टीम आज हमारे साथ है, और आप सबके साथ और आपके सबके आशीर्वाद के साथ भी एमसीएल अभी पूरी तरह से तैयार है, और सभी मिलके मेहनत करके अपने देश को फिर से सुजलाम सुफलाम बनाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच श्याम सर। हॉर्टिकल्चर ये एग्रीकल्चर का इतना बड़ा हिस्सा है, और एग्रीकल्चर इकोनॉमी में हॉर्टिकल्चर इकोनॉमी कितना बड़ा रोल प्ले करेगी, और उसने एमसीएल माने एमवीपी क्या रोल प्ले करेगा, ये आज एक रोमांचकारी प्रेजेंटेशन आपने दिया है, और हमारे सारे एमसीएल के एमवीपी एंटरप्रेन्योर्स को शायद एक दिशा भी मिल रही है। तो गुड मॉर्निंग एमसीएल, गुड मॉर्निंग एमसीएल इंडिया। आज आपके सामने पेश हुआ और एक फैंटास्टिक फ्राइडे वेबिनार। जी हाँ, हर बार आज जो ये श्याम सर स्कूल ऑफ थॉट चलता है, उसमें आपने अलग अलग टॉपिक्स को सुना है, उसका रेलेवेंट एंड रेफरेंस एंड रिलेशनशिप विथ एमसीएल फ्यूचर एंड इंडिया फ्यूचर भी हमने सब पढ़ा है। बट हॉर्टिकल्चर अपने आप में एक अनोखा प्रेजेंटेशन था, जिसके लिए श्याम सर का बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक नई दिशा और नई विचार की संकल्पना आपने दी है। आज एक नया रंग आपने हमारे भविष्य के विचार में डाला है, और उसी रंग की इंफॉर्मेशन प्राची मैडम ने हमें दी। तो थैंक यू प्राची मैडम, एंड थैंक यू श्याम सर, थैंक यू एवरीबडी, entire India, thanks a lot, all the MCL MVP owners, MPO owners, MBS channel partners, BDS, senior BDS, prime BDS, and all the stakeholders of MCL. आप सबको रंग पंचमी की शुभकामनाएं। आपके सबके रंग में, आपके सबके जीवन में ये सारे रंग आए, यही शुभकामना के साथ मैं और एक बात दोहराऊंगा कि आप सबको इस देश की मिट्टी का वास्ता है, और एमसीएल ही सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है। जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर, एंड थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम, जिन्होंने आज हमें ये बताया है कि यस, मौसम बदलने वाला है और आने वाला मौसम जो है वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अगेन गिविंग सच अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन अबाउट होली। थैंक यू। एंड और एक बार मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डॉक्टर श्याम सर का, जो हमेशा इतने हम्बली, इतने विनम्रता पूर्वक हमेशा कहते हैं कि मैं इस विषय में कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन फिर भी जिस प्रकार की बातें वो हमें बताते हैं वो किसी भी एक्सपर्ट्स से कम नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आज जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ऊपरी सतह के बारे में मत बताने वाला हो, लेकिन आज जो कुछ भी बातें हमने जानी है, सीखी है इस विषय के बारे में डॉक्टर श्याम सर से, उससे हमें यह पता चल चुका है कि हमें किस चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और एमसीएल किस किस बारे में हमें सपोर्ट करने वाली है। फिर वो आईटी हो, एआई हो, फिर वो ब्लॉकचेन हो, या फिर ड्रोन्स हो, हमारी जो भी ट्रांसपोर्टेशन की, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था हो, इसमें एमसीएल बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। और साथ ही साथ डॉक्टर श्याम सर ने इसके बारे में भी बताया कि किस प्रकार से एमवीपी, जो अहम हिस्सा है हमारे एमसीएल के पूरे सिस्टम का, वो किस प्रकार से ये सारी सिस्टम बदल सकता है। और हम जो सपना बार बार यहाँ पर इस मंच के ऊपर दोहराते हैं, भारत को विश्व की आर्थिक महासत्ता बनाने का, फिर से वो सुनहरे दिन लाने का, वो किस प्रकार से हम ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर श्याम सर। हमें वो विश्वास फिर से एक बार जगाने के लिए मैं पूरे एमसीएल इंडिया परिवार की ओर से आपका दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल आवर स्टेक होल्डर्स, हमारे फैमिली मेंबर्स। जी हाँ, स्टेक होल्डर्स, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे सारे के सारे प्राइम बीडीएस, चैनल पार्टनर्स, एमपीओ, एमबीएस, एमवीपी, सारे लोग जो हर शुक्रवार बिना चुके यहाँ पर आते हैं और ये सेशन जिसमें वो 4 चांद लगा देते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैट बॉक्स में जाकर जो लिंक आपको शेयर की गई है, उस लिंक के ऊपर जाकर आप अपना फीडबैक हमें भेज दीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुमूल्य है। थैंक यू वेरी मच। एंड शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरे एमसीएल की टीम का, जो हर दिन हर रात सिर्फ और सिर्फ एमसीएल और एमसीएल परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम में जुटा रहता है।
शुक्रिया। और मैं आप लोगों से ये नम्र निवेदन करता हूं कि आप अपना अपने परिवार का सेहत का ख्याल रखिए। आप सभी को इस होली की रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली एंड सेफ होली। इसी के साथ मैं मंगेश शेलार आपका होस्ट यह घोषित करता हूं कि आज का यह वेबिनार यही समाप्त हुआ। धन्यवाद।